हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि TRE 2.0 के विद्यालय अध्यापकों के लिए प्रान नंबर जनरेट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, DDO कोड कैसे भरना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रान प्राप्त करने हेतु TRE 2.0 के विद्यालय अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिका। ये मार्गदर्शिका है। इस वीडियो का आप देख लेंगे तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से प्रान नंबर अप्लाई कर सकते हैं। प्रान नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टेप तो आपको खुद करना पड़ेगा कि अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट निकाल करके BO कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। विद्यालय के अध्यापक जो है, प्रधान अध्यापक, उनसे अग्रसारित करा के आपको जमा करना पड़ेगा, या तो खुद या प्रधान अध्यापक खुद कर देंगे। फिर वहाँ से क्या होगा कि जिला भेजा जाएगा और जिला से फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आपको कैसे प्रान नंबर अपने मोबाइल से या लैपटॉप से स्वयं से, क्योंकि साइबर कैफे वाले को भी इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं रहता है। हम लोग इससे पहले कई साइबर कैफे से संपर्क कर चुके हैं। वो आपको अन्य तरह की बातें बोलेंगे, कोई जानकार भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर में सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का नाम है NPS। प्रान प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट पर क्या है कि ENPS.NSDL.com। जब ये आप ENPS डालेंगे तो NSDL ये वेबसाइट आपको गूगल क्रोम में या अपने मोबाइल से, लैपटॉप से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही सबसे पहले आपका देखिए सेकंड में क्या कर रहा है कि DDO ENPS अनुरोध शुरू करने के लिए सही DDO कोड DEO DPO का चयन करना आवश्यक है। DDO कोड एक आपके जिला का होगा, जो इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। सभी जिला का DDO कोड दिया गया है, अपना होता है। DDO कोड डालते ही वहाँ का पूरा जो है जिला का किस जिला के हैं सारा कुछ ओपन हो जाएगा। अब देखिए DDO कोड कैसा होता है, मैं उस पर ले जाता हूँ। DDO कोड देखिए, सभी जिला का DDO कोड है। लिस्ट ऑफ DDO कोड इस तरह का जो है आपका DDO कोड होगा। देखिए अररिया का ये है। DDO कोड ये SGV 044826826F। जब ही आप DDO कोड ये डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपने आप इस तरह से सेलेक्ट ले लेगा। उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिटेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस होगा वो डालते रहेंगे, आगे बढ़ता जाएगा। आधार कार्ड सब देखिए, अररिया के बाद अरवल का दिया है। आप जिस जिला के हैं उस जिला का ये DDO कोड आप क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं, या फिर नेट पर जाकर के सर्च करेंगे, या आपको कहीं ना कहीं ग्रुप में प्रोवाइड हो जाता है, या HM आपका जो होगा जिस विद्यालय में है वहाँ के HM जो DDO कोड आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आप प्रान नंबर अप्लाई कीजिए, ये DDO कोड है। तो आप साइबर कैफे से या फिर अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जिला का है। अररिया
अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर में 2 DDO कोड है। देखिए भागलपुर 1, ये SGV 04359 और SGV 043 603 है, 2 है। वैसे ही बक्सर, दरभंगा में 1 है। ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी का ये DDO कोड है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, ये सारा आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप इस लिस्ट में से आप जो जिस जिला के अध्यापक हैं आप यहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप में आपका हेल्प हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सेकेंड क्या कह रहा है। देखिए, प्लीज इनिशियल ENPS रिक्वेस्ट विथ करेक्ट DDO कोड। सेकेंड ये तो हो गया। अब आइए तीसरा में क्या है। कृपया जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा निवृत्ति यानी कि जन्म तिथि, आपका जन्म तिथि सही भरे। दूसरा क्या है, नियुक्ति तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप सही भरे। इसके बाद सेवा निवृत्ति, आप कब रिटायर कर रहे हैं वो आपको सही भरना है। उसमें भी यदि आप जो है मान लीजिए किसी मंथ का 5 तारीख या फिर 6 तारीख को आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो उस महीने के क्या होगा, लास्ट जो होगा डेट, लास्ट 30 या 31, जो भी डेट उस महीने का होगा वो आपका लास्ट डेट होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे आपका किसी से आप समझ लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कि मेरा रिटायरमेंट डेट कब होगा। यदि इसमें आप थोड़ा सा ही मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा कि आपका अनुरोध को जिला कार्यालय रद्द कर देंगे, तो आपको आवेदन करना पड़ेगा। फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसमें भी आपको जब तक जिला ऑर्डर नहीं कर देते कि आप जो है आवेदन को फिर से भरिए, तब तक आप नहीं भर सकते। तब तक आपका पेंडिंग रहेगा या फिर नहीं आपका जनरेट होगा प्रान नंबर। तो इस बात का ध्यान रखें कि जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि और सेवानिवृत्ति, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। आप किसी से समझ के भी इस बात को और फिर आप फिलअप कर सकते हैं। आइए चौथा नंबर क्या कह रहा है। फोर्थ में आपका है, अगर आपने पहले, फोर्थ नंबर में है कि अगर आपने पहले से प्राण ले रखा है परंतु नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपका पैन, मोबाइल, बैंक पूर्व में उपलब्ध रहने संबंधी मैसेज आएगा। जैसे आपका पहले से प्राण नंबर जनरेट है और फिर आप प्राण नंबर जब भी अप्लाई करेंगे तो ये पैन नंबर आपका आ जाएगा, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, सारा कुछ मैसेज में जो है वो शो करने लगेगा। पांचवा में, अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ हो तो दोबारा नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक पहला अनुरोध निष्क्रिय या पूर्ण
ना हो जाए, या तो आपका जनरेट हो जाएगा या फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक बार अप्लाई कर दिए तो फिर दोबारा प्रयास नहीं कीजिएगा। ये कह रहा है कि यदि आपने अप्लाई कर दिया और आपका पेंडिंग में है और जिला से रिजेक्ट जब तक नहीं हो जाता तब तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और रिजेक्ट या होता है या जिला अप्रूव नहीं करता है जब तक आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ और रिटायरमेंट सही नहीं हो जाता, क्योंकि तीनों में कोई भी संगति या अंतर नहीं होना चाहिए एक भी दिन या समय का। तो ये सब आप सही भरेंगे तो जिला से डायरेक्ट आपको अप्रूव करके फिर आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा आ जाएगा। तो वही है कि सेकेंड आप अप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक वह निष्क्रिय या पूर्ण नहीं हो जाए। छठा क्या है? कृपया प्राण हेतु, ये छठा क्या कह रहा है? कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय बीपीएससी द्वारा दिए गए रोल नंबर को मेंबर सीओ नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। इस बार आपका बीपीएससी द्वारा जो रोल नंबर है वो नंबर आपका मेंबरशिप नंबर जो होगा बीपीएससी का, उसमें आपको रोल नंबर भरना है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। बीपीएससी रोल नंबर। ये सातवां क्या कह रहा है कि यदि आप TRE1 में विद्यालय अध्यापक के तौर पर योगदान कर चुके हैं तथा प्राण प्राप्त कर चुके हैं और अब बीपीएससी TRE 2.0 में भी आपका चयन हुआ हो तो नया प्राण के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी TRE 1 वाले जो भी अध्यापक है, विद्यालय अध्यापक, उनको फिर दोबारा प्राण नंबर अप्लाई करने के लिए आवश्यकता नहीं है। पुराना प्राण नंबर पर ही उसका पेमेंट वगैरह जो भी है वो हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए। यदि आप बीपीएससी TRE 1.0 में विद्यालय अध्यापक के तौर पर योगदान कर चुके हैं, यानी कि बीपीएससी TRE 1 में आप अध्यापक हैं, तो आपको प्राण प्राप्त कर चुके हैं पहले में, तो आपको बीपीएससी TRE 2 में भी आपका चयन हुआ तो नया प्राण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पुराने प्राण पर ही आपका पेमेंट वगैरह जो भी है एनपीएस वगैरह कटेगा। अब नोट में क्या दिया है आप देख लीजिए। संबंधित कर्मी द्वारा विधिवत पदत्याग करना होगा। HRMS पर उनको संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा विधिवत एग्जैक्ट कराया जाएगा। यानी कि जिला से आपका, यदि आप TRE 1 में है तो आपका जिला से ही, यानी कि यदि आप TRE 1 में चयनित है, TRE 2.0 में आप जाना चाहते हैं तो पहले आपको त्याग पत्र देना होगा और सक्षम प्राधिकार या BODO से विधिवत उसको एग्जैक्ट कराया जाएगा, जिला से या ब्लॉक से। तत्पश्चात आप नए कार्यकाल में HRMS के कन्वर्सेशन मॉड्यूल का उपयोग कर उनको योगदान उपरांत विधिवत ऑनबोर्ड किया जाएगा। डाटा स्थानांतरण हेतु कोई अन्य मॉडल तथा LPS आदि का उपयोग नहीं किया जाना है। ये बीपीएससी TRE 1। दोस्तों 8वां पॉइंट क्या कह रहा है कि अटल पेंशन, ये देखिए, अटल पेंशन योजना प्राण APY और NPS अलग अलग है।
यानी कि अटल पेंशन योजना और प्राण अलग अलग है। तो एनपीएस के लिए नया प्राण लेना है। एपीवाई अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई प्राण का स्थानांतरण यहाँ नहीं होगा। यदि आप पहले से अटल पेंशन योजना वाला प्राण बनवाए हैं तो इसका आपका स्थानांतरण या फिर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको नया प्राण अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आपका पहले से अटल पेंशन योजना प्राण है तो यहाँ स्थानांतरण नहीं होगा। इसके लिए आपको नया नंबर ही अप्लाई करना पड़ेगा। कई ऐसे होते हैं कि पहले से अटल पेंशन योजना प्राण जनरेट करवा चुके होते हैं तो वो यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी संख्या क्या होती है, 5 से होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 9वां क्या कह रहा है। यदि अभिदाता के पास पूर्व में प्राण किसी भी संस्था में हो तो उसका स्थानांतरण नहीं होगा। अब पूर्व में क्या किसी और प्राइवेट कंपनी या कहीं आप खुलवाए हैं किसी और विभाग में, शिक्षा के अलावा किसी और विभाग में आप काम कर रहे थे और वहाँ आपने पहले से प्राण नंबर जनरेट करा लिया है तो उसका भी स्थानांतरण नहीं होगा। उसके लिए आपको बीपीएससी के लिए नया प्राण अप्लाई करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। यदि अब अस्थायी रूप से प्राण सक्रिय नहीं है तो उसे पहले निष्क्रिय करते हुए स्थानांतरण करना होगा, जिसका मुख्य कारण वार्षिक न्यूनतम राशि नहीं जमा करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना। किसी कारणवश आपका पहले से प्राण नंबर ब्लॉक हो चुका है या करंट में नहीं है तो उसको आपको निष्क्रिय करना पड़ेगा या रीओपन करके चालू कराना पड़ेगा। उसका स्थानांतरण नहीं होगा। उसको सबसे अच्छा है कि आप उसको निष्क्रिय कर दें। निष्क्रिय यानी कि सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आप उसको पहले क्या करें कि निष्क्रिय कर दें। इसके बाद नया आप क्या करें कि प्राण नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। 10वां क्या है कि यदि अभिदाता बीपीएससी द्वारा अनुशंसा के उपरांत विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान किया है और अभिदाता केंद्र राज्य संस्थान पूर्व से कार्यरत हो तो उसके प्राण के स्थानांतरण के लिए मूल विभाग का ऑथोराइजेशन आवश्यक है, जिसके पश्चात ही प्राण का स्थानांतरण पूर्ण होगा। यदि आप बीपीएससी के अलावा किसी क्या है कि राज्य सरकार में सेवा में है, ये हो गया आपका, या तो आप केंद्र सरकार में है किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार में है किसी अन्य विभाग में या संस्थान में, आपका प्राण नंबर पहले से बना हुआ है, एनपीएस कट रहा है, तो अपने विभाग से उनको क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन अधिकृत करना पड़ेगा और इसके पश्चात प्राण नंबर आपका क्या होगा कि स्थानांतरण हो जाएगा। यानी पुराना प्राण नंबर पर ही आपका जो है एनपीएस कटने लगेगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, ये इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के ही जो है अप्लाई करना है। 10वां। अब 11वां पॉइंट क्या कहता है, इसको 2 बार 3 बार आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर यदि आपके पास पहले से है तो आप उसको रीडिंग कर सकते हैं ढंग से और
इसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे, नहीं तो हो सकता है पेंडिंग हो जाए। 11वां पॉइंट कहता है यदि प्राण व्यक्तिगत हो अथवा किसी बैंक से लिया गया हो तो उसका स्थानांतरण अनुरोध आपको अपने जिले के डीओ डीपीओ को करना पड़ेगा। यानी कि पहले से आप बैंक से एनपीएस बनवाए हैं या फिर किसी संस्था से, या तो उसका स्थानांतरण के लिए आप जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्थापना पदाधिकारी से आपको अनुरोध करना है कि इसी प्राण नंबर को स्थानांतरण कर दिया जाए, इसी पर एक्टिवेट कर दिया जाए। अब निर्देश क्या कह रहा है देखिए, संख्या 1 संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग बिहार में किया जा सकता है। यदि आपका प्राण जो है संख्या 1 से शुरू होता है तो इसको आप शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग में किया जा सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा है संख्या 4 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण करने के लिए ICSS फॉर्म भरकर DO DPO के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करना होगा। यदि आपका प्राण संख्या 4 से शुरू हो रहा है तो ये फॉर्म है आपका ICSS फॉर्म भर करके क्या होगा कि जिला के DO और DPO से अनुरोध करके इसको ट्रेजरी के माध्यम से करवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि संख्या 5, लास्ट पॉइंट है संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता। यानी कि 1 और 4 का तो स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन संख्या 5 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता। संबंधित शिक्षक को प्राण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। ये निर्देश है। प्राण स्टार्टिंग विथ डिजिट 9 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्या 9 से शुरू होने वाले प्राण का स्थानांतरण भी नहीं हो सकता है। यानी कि संख्या 5 और संख्या 9 दोनों ये प्राण का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। यदि आपके पास है तो ऐसा संभव नहीं है, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था प्राण जनरेट आपको कैसे करना है, किन किन निर्देशों का पालन करना है, इससे संबंधित ये वीडियो था। आपको कैसा लगा? यदि आप भी BPSC 2.0 के शिक्षक हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, 1 में भी है तो कर सकते हैं। और ये DDO कोड के साथ आप अपना प्राण जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैं शुरू से लेकर के क्या क्या जो है इसमें सावधानियां बरतना है, DDO कोड क्या है, आपका कौन से डिजिट वाले प्राण नंबर है, अप्लाई करना है या नहीं करना है, निष्क्रिय कैसे हो जाता है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।